वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा चुका था कि निर्माण उद्योग और जो उद्योग हैं उनके प्रकारों के बारे में आपको बता दिए गए थे। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए या देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम लोगों ने भारत के कुछ संगठित जो सेक्टर है या जो संगठित उद्योग है, उन उद्योगों के बारे में हम लोगों को आज बारीकी से पढ़ना है, बेहतर तरीका से उसको जानना है और समझना है। तो अंत तक आप बने रहिए। हम लोगों को जैसे यहाँ पर दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा कि एक तरफ लिखा हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक तरफ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरी तरफ है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्चुअली में हमको इसको डिफाइन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना तो है हमको केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ही, लेकिन अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीका से समझ में हम लोगों को आएगा। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं, इसको हम लोग संगठित क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्र इसको हम लोग कह सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? संगठित इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र बोला जा सकता है और इसको हम लोग असंगठित क्षेत्र बोलेंगे। ये हो गया आपका असंगठित क्षेत्र। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कहने का क्या मतलब है? तो संगठित क्षेत्र देखिए उस क्षेत्र को कहेंगे जो परिपूर्ण रूप से एक सेटअप अपना क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और उसमें अलग अलग पोस्ट वगैरह भी उसमें बनाए गए हैं। ठीक है, और एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है संगठित क्षेत्र जो है कि एक ऑर्गेनाइज वे में संगठनिक तौर पर उसमें डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए हैं। डिपार्टमेंट में अलग अलग यूनिट्स वगैरह जो है, यूनिट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसे अलग अलग पोस्ट बनाए गए हैं और उसके लिए मतलब हर तरीके से मानक और मानदेय सब उसमें तय किया गया है। और असंगठित क्षेत्र उसको कहेंगे जो जिसका कोई जो है एक संगठनिक रूप नहीं है, सामूहिक रूप नहीं है। जैसे हम लोग इसमें असंगठन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको कहेंगे जो डेली वेजेज का काम कर रहे हैं, जो ना वो लोग जो है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। जिसको कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, उसको संगठित नहीं किया गया, ऐसे ही वह एक सेक्टर है तो है। ठीक है, और यह ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको कहेंगे जो एक प्रॉपर तरीका से उसमें उसको संगठनिक तौर पर एक ग्रुप समूह क्रिएट किया जाता है। उस समूहों द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न पोस्ट रहते हैं, उन पोस्टों पर सबकी नियुक्ति रहती है और उनकी अलग अलग जिम्मेवारी तय किया हुआ रहता है। तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है। तो वही हम लोग एक्चुअली में ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ का ऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग देखेंगे? भारत के ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, समझे? हम लोग कहाँ देखेंगे? भारत के ऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ऑर्गेनाइज हैं। ठीक है, भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपको ऑर्गेनाइज दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हेडिंग आप दे सकते हैं अपने नोट्स में कि भारत के कुछ संगठित उद्योग। हम लोगों को मूल में ये चीज पढ़ना है संगठित उद्योग के बारे में। देखिए, संगठित उद्योग किस उद्योग को कहेंगे? एक प्रॉपर तरीका से एक कंपनी का फॉर्मेशन करके, ठीक है, और उस तरीका से जब उद्योग चलाए जाते हैं, ठीक है, तो उन उद्योगों को हम लोग संगठित उद्योग कहते हैं। तो भारत में
वह कौन कौन से उद्योग, देखिए उद्योग धंधे बहुत सारे हो सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत में वो कौन कौन से उद्योग जो होंगे जो संगठित तौर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखने योग्य एक बात होगा कि भारत में हम लोग किसको 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 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भारत में देखते हैं कि कौन कौन से उद्योगों को इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो देखिए संगठित उद्योग में सबसे पहला जो है, आप पढ़े भी होंगे कि लोहा उद्योग को, ठीक ना, तो हम लोग लौ इस्पात उद्योग लिखते हैं, ठीक है। लौ इस्पात उद्योग जो है आपका इसके कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जो है कि संगठित उद्योग के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग आ सकता है, सूती वस्त्र उद्योग आ सकता है, सूती वस्त्र उद्योग हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो ये पेट्रो रसायन हो सकता है, ठीक है। पेट्रो रसायन कहने का मतलब है जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो उद्योग होंगे, तो ये पेट्रो रसायन उद्योग जो है आपका इसी में आ सकता है, ठीक है। या रसायन उद्योग भी, केमिकल उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं, रसायन उद्योग भी इसी के कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और बताइए, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और कौन कौन से उद्योग होंगे जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एल्युमिनियम उद्योग को रख सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे और कुछ उद्योग हो सकते हैं, याद कीजिए, ध्यान दीजिए, सीमेंट उद्योग भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, सीमेंट उद्योग भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, और बताइए। तो इसी प्रकार से हम लोग ETC कर देते हैं, इत्यादि, ठीक ना, इत्यादि। इस प्रकार से अन्य उद्योग जो होंगे, ठीक है, वो भारत के संगठित उद्योग हैं। और इन्हीं उद्योगों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि किसका विकास किस काल में हुआ और किससे कितना बेनिफिट हुआ, कौन जो है कि आपको आर्थिक उपार्जन ज्यादा कर रहा है, ठीक है, कौन जो है कि ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुरानी परंपरा से चलते आ रहा है, कौन जो है कि नया जो है आपका संगठित उद्योग बन करके उभरा है। और उद्योग के बारे में एक और बात बताया जा रहा है आपको कि उद्योग से ही नया उद्योग क्रिएट होता है, ठीक है। इंडस्ट्री क्रिएट इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो चीजें जो समझने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, ज्यादा क्लियर होगा। आप या तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें है। तो इसके बारे में हमको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना है, आप सब चीज को बेहतर तरीका से समझ पा रहे होंगे कि लौह इस्पात उद्योग क्या है। तो इसको डिफाइन नहीं करना, हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो जो भी कॉटन वेस्ट उद्योग होंगे उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। फिर जो है कि पेट्रो रसायन उद्योग क्या है, इसको भी हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई, आइए बैठिए सर, आप लोग बहुत लेट आते हैं, आप लोगों को इनाम दिया जाए क्या? चलिए बैठिए। तो ये पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल के बेसिस पे जो भी उद्योग लगाए जाएंगे वो इसमें आएंगे। एल्युमिनियम उद्योग, तो हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला में आप देख रहे होंगे कि लौह इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील जो है इंडस्ट्री, हम लोग पहला प्रायोरिटी लेवल पर इसी को लेकर के चलेंगे और इसी के बारे में हम लोग अन्य फैक्ट्स जो है जानेंगे कि किसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ और इसका योगदान किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में है, या भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती जो है स्टील की तरफ फौलाद बनाता है आपका इस्पात उद्योग, ठीक है। तो या इस प्रकार से जो भी है, मतलब भारत के जो पंचवर्षीय योजनाएं रहे हैं उसमें भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आई थिंक दूसरी पंचवर्षीय योजना में यानी कि
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी पहल किया था। ठीक है, तो हम लोग इसको दो टर्म में बांट के देखेंगे। लौह इस्पात उद्योग को पढ़ेंगे तो दो टर्म में देखेंगे। एक हम अपना ऐतिहासिक संदर्भ खोजेंगे और एक जो है कि आधुनिक जो निर्माण हुआ लौह इस्पात उद्योग डेवलप होते गया उसके बारे में इसको दो चरण में देखते हैं। तो भारत में ये कोई पुराना बात नहीं है, हम लोग पहुंचते हैं तो वहां जिक्र किया जाएगा। जैसे अब हम लोग यहीं पे देखते हैं, ठीक है, कि अब भारत में जो है लोहा इस्पात उद्योग कोई नया नहीं है। ठीक है, दुनिया लोहा से परिचित नहीं थी, तब भी भारत में लोहा जो भी इस्पात है या जो भी लोहा बेस्ड उद्योग है वो फल फूल रहे थे। आपने सुन रखा होगा इतिहास में कि अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, अशोक ने एक मतलब मीनार टाइप से बनवाया था, वो स्टील का है, वो जंग वगैरह लगता उगता नहीं है और उस पर बहुत रिसर्च भी हुआ तो पता चला कि यह बहुत पहले का रहा है। यानी कि उस चीज से हम लोग एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो इस्पात का या जो लोहा का उद्योग जो रहा है वो बहुत पुराना रहा है। ऐतिहासिक जो है कि इसका साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा उसके बाद, यानी कि इतिहास को साइड रखिए, हम लोग आते हैं लगभग उस समय ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में हुआ ही करता था। लगभग आपका 1907 में, 8 में और 23 में, इसमें भी 3 चरण देखने के लिए आपको मिलेगा कि इस काल में भारत में जो भी लौह इस्पात कंपनियां थी या लोहा बेस्ड आधारित जो भी भारत में कंपनियां थी वो कैसे धीरे धीरे डेवलप होती है और भारत के विभिन्न भागों में, जैसे आपका कुल्टी हो गया, जैसे आपका बर्नपुर हो गया, जैसे आपका यानी कि इस तरीके से झारखंड वाले इलाके में जमशेदपुर वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे डेवलप किया गया। तो वही हम लोग देखेंगे। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो लौह इस्पात इंडस्ट्री उद्योग। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग आप समझ रहे हैं कि जो लोहा बेस्ड उद्योग होंगे वो लौह इस्पात उद्योग होंगे। अब इसकी डेवलपमेंट पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यानी कि विकास इसका कैसे हुआ। ठीक है, विकास इसका कैसे हुआ, तो इसको चरण बाय चरण हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट चरण में देख रहे होंगे आप, जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं कि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साकची में, कहां पे, साकची एक जगह है, साकची में, आप साकची में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित, इसकी स्थापना 1907 में की जाती है। कहां पे, साकची में। ठीक है, और यही साकची में 1907 में जब स्थापना होता है तो 1911 से 1907 में जो है कि आपका स्थापना होता है और 1911 से यह जो है लोहा का उत्पादन यह कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू कर देती है और उसी 2 साल बाद वहां से इस्पात भी बनाए जाने लगते हैं। तो इस तरीका से आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आपको ये आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जमशेदजी टाटा थे, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा के बाबूजी लगेंगे, हाँ बाबू जी लगेंगे। तो जमशेदजी टाटा द्वारा, या उस समय जमशेदजी टाटा मतलब जो है आपका देश में सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जाती है
और पूरे भारत में, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है कि माना जाता है। वैसे भारत का ऐतिहासिक संदर्भ जो है कि वो है पुरातन, उस पर हम लोग विचार गहन विमर्श नहीं रखेंगे। गहन विमर्श का जो केंद्र है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यह आपका 1913 से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। फिर आता है 1908, ठीक है, यानी कि एक ही साल बाद, यानी कि दामोदर घाटी में एक हीरापुर नामक जगह है जो आसनसोल में पड़ता है, ठीक है, जो आसनसोल में पड़ता है। उस आसनसोल में स्थापना किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो लौह इस्पात उद्योग है वह जो है कि हीरापुर में स्टार्ट किए जाते हैं, हीरापुर में। और हीरापुर कहाँ है? हीरापुर है आपका आसनसोल, आसनसोल कहा जाता है, ठीक है, आसनसोल में। और ये आसनसोल में स्टार्ट कर दिया जाता है और उसी में आगे कुछ दिन चल के, यानी कि इससे पहले 1874 में एक, और इससे पहले की बात कहा जा रहा है कि 1874 में कुल्टी में, ठीक ना, एक कुल्टी में कारखाना खोला गया था। उस कुल्टी वाले कारखाने को भी क्या कर लिया जाता है कि इसी में मर्ज कर दिया जाता है, इसी कंपनी में इसको भी मिला दिया जाता है। और मिलाने से बनता है तो उस कंपनी का नाम धर दिया जाता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, आई, ठीक है, IISC, ठीक है, IISCO, इसको, ठीक है, इसका नाम रख दिया जाता है इसको। अब बाद में आपको दिखाएंगे इसको भी बना था, ठीक है, इसको भी, इसको हो गया। फिर जो है कि बाद में नपुरिया वर्क्स एक कंपनी हुआ करती थी जो आपका लौह इस्पात उद्योग जो है कि स्थापित थी। तो एक नापुरिया वर्क्स को भी मिला दिया जाता है। तो यह 1908 वाला में जो हीरापुर और आपका कुल्टी और नापुरिया तीनों को मिला करके आज के डेट में बर्नपुर के नाम से जाना जाता है, यानी कि बर्नपुर लौह इस्पात उद्योग, बर्नपुर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से वह आज जाना जाता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो थर्ड फेज में देख रहे हैं कि 1923 में, कब? 1923 में भद्रा घाटी मैसूर अर्थात कर्नाटक, ठीक है, कहां पे? कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक में, यानी कि मैसूर में, यहीं से टिप्पू सुल्तान भी हुआ करते थे, ठीक है। तो मैसूर में, यानी कि जो भद्रा घाटी है मैसूर में, वहां पर एक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते हैं और उसका नाम है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। आपको यह नाम याद रखना है, क्या नाम है? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। आप आई होप याद हो गया होगा। और इसी को बाद में चल के, यानी कि आज हाल फिलहाल के दिनों में VISL के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? VISL, यानी कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म हुआ VISL का फुल फॉर्म हुआ विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, यानी इसका क्या नाम हो गया? VISL का फुल फॉर्म हो गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीका से यह डेवलप हुआ और भारत में देखने के लिए मिला कि भारत में लौह इस्पात उद्योग जो है कि प्रफुल्लित होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और जगह जगह पर खोले जाने लगे। ये आपके जो भी रहे हैं, ये टाटा जो है झारखंड जमशेदपुर में मान के चलिए, कहां पे? जमशेदपुर जो है झारखंड में पड़ता है, जमशेदपुर। और यहीं पर से
इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो एक चीज और बताते हैं कि कंपनियां यहीं पे क्यों लगाए जा गए, ठीक है। तो कंपनियों को लगाने का पीछे कारण है, या जो भी लौह इस्पात उद्योग लगे उनके क्या रीजन हो सकते हैं। तो उनको लगने का रीजन एक ही है कि एनर्जी की सप्लाई भरपूर मात्रा में वहां से हो जा रही थी। जैसे लौह इस्पात उद्योग लगाए हैं, ठीक है, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री आप वहां पे लगाए हुए हैं, तो वहां पे क्या चाहिए, तो कोयला जो है कि नजदीक था और कोल माइनिंग करके डायरेक्ट वहां उस कंपनी में सप्लाई कर दिया जाते थे। कंपनी की जरूरतों की पूर्ति जो है वहां से हो जा रही थी। तो इसलिए सबसे पहला कारखाना जो है आपका वहीं पर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया, और उस समय से भारत में सिलसिला जो है कि लगातार बढ़ते रहा, ठीक है। और इसी प्रकार से इस तरीका से भारत में सिलसिला जो है कि लगातार बढ़ते रहा। हम लोग अभी इसी पर रहेंगे, बढ़ते रहा और बढ़ते रहा, और फिर जो है कि 1961 से 66, ठीक है, 56 से 61 और 61 से 66, यानी कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग पहले क्लास में बताया जा चुका है, 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है। तो भारत सरकार जो है कि देश को विकास करने के लिए, देश में विकास की धारा गंगा बहाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाया था, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें देश के विकास के लिए पहले से तय किए जाते थे कि हम लोगों को किन किन बिंदुओं पर काम करने हैं, हमको किन किन जरूरतों पर काम करने हैं। तो उन जरूरतों के हिसाब से, जैसे अब प्रथम पंचवर्षीय योजना आया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया, और सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया तो उसमें इंडस्ट्री पर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना में तय की गई, ठीक है। और उसके हिसाब से भारत में विदेशी सहायता से कंपनियों का स्थापना किया गया। जैसे आपने नाम सुन रखा हूं, मैं आगे अगला क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूं कि जैसे रसिया की सहायता से, जापान की सहायता से, ठीक है, या इस प्रकार से अपने भारत में कंपनियां स्थापित की गई, ठीक है। तो उसमें आता है, नाम आप सुने होंगे, दुर्गापुर के नाम सुने होंगे, आप भिलाई के नाम सुने होंगे, ठीक है, आप बोकारो के नाम सुने होंगे। तो इसी प्रकार से, यानी कि हम लोग ये आजादी की पहले है और आजादी के बाद वाला डेवलपमेंट देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अगले क्लास में आएंगे और केवल लिखाते जो है कि आपको चल दिया जाएगा, कि आज जो है कि अभी सुना देते हैं, थोड़ी सी हिंट्स मिलेगा आपको कि कैसे कैसे हुआ था, या आइडिया बेहतरीन तरीके से लग जाएगा आपको कि इसके विकास कैसे कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका उस समय सोवियत संघ, यूएसएसआर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रसिया, ठीक है, और जापान सरीके, और आपका ब्रिटेन भी, जापान, ब्रिटेन और सोवियत संघ, इनकी सहायता से भारत में कंपनियों का स्थापना किया गया, इस्पात संयंत्र लगाया गया, या इस तरीका से उद्योग, इस्पात उद्योग लगाया गया, ठीक है। तो जापान भी सहयोग किया आपका, इस प्रकार से मतलब देशों का सहयोग रहा है। तो एक दुर्गापुर में बना, एक आपका भिलाई में बना,